अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए मैंने आज एक नया टॉपिक लाया है, सेल स्ट्रक्चर। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल। आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम स्टडी करते हैं सेल स्ट्रक्चर के सेल की, वहाँ हमें 3 बेसिक जो कंपोनेंट्स है सेल के वो हम पाते हैं। उनमें से सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद हम न्यूक्लियस देखते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म है ये इनसाइड द सेल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। जो आउटर मोस्ट लेयर जो सेल होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अलाउ करता है मटेरियल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल। किस मटेरियल को, किस सब्सटेंस को इनसाइड द सेल जाना है, किस सब्सटेंस को नहीं जाना है। यानी ये एक अहम रोल अदा करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब आप ये समझो कि ये जिस सब्सटेंस को, जिस मटेरियल को ये अलाउ करेगा वो इनसाइड द सेल जा सकता है। और बहुत से कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं या कुछ मटेरियल ऐसे जिनको ये अलाउ नहीं करता है। अब इसके दिल में एक्चुअल जो सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए हम इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, दूसरा नाम भी देते हैं इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज also known as selectively permeable membrane। इसीलिए हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये उन्हीं सब्सटेंसेस को, उन्हीं मटेरियल को अंदर जाने की इजाज़त दे सकता है जिनको ये अलाउ करेगा। और बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उनको ये अलाउ नहीं करते। दैट्स वाई इट्स आल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम है कि जो हम एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं, जैसे हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये मैं यहाँ लिखूँगा। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, इनहेल हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। क्या वजह है, किस तरह? जैसे पहले बच्चों, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो सेल है, सेल में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर हम बात करेंगे, जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, वहाँ जो कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम होगी। अब इसमें थोड़ा बैलेंस रह गया कि इनसाइड द सेल जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होगी, और आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब क्या हो जाएगा, जो ये इसमें अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, जो ये गैस एक्सचेंज होगा, इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्या होगा इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वायर इट इज कंसंट्रेशन इज लो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जब किसी जगह जैसे हम यहाँ ही बात करेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल, उसकी जब कंसंट्रेशन हाई होगी और आउटसाइड द सेल उसकी कंसंट्रेशन कम है, फिर हायर कंसंट्रेशन से ये निकलेगा किस तरफ,
लोअर कंसनट्रेशन, यानी हम ये भी कह सकते हैं जो मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्राम ए रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू ए रीजन वायर इट इज़ कंसनट्रेशन इज़ लो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब यहाँ डिफ्यूजन होगी। अब जो ये गैस एक्सचेंज होते हैं इसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जैसे हम जब हमारी जो बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ होती है और आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ हमारे यहाँ आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वो क्या है, हाई। इसी वजह से जो फ्राम जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं इन करते हैं फ्राम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में होता है फ्राम वो एक्सचेंज होता है फ्राम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर इसको हम ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप ये समझो कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसी वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए ये होता है। ओके, अब ये भी हम कह सकते हैं जो डिफ्यूजन है ये एक अहम रोल अदा करता है किस में, इन द गैसेस एक्सचेंज जो बिटवीन द सेल है या एज वेल एज द सेल या एज सेल के दरमियान भी, या इट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ओके प्यारे बच्चों, आपने जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स उनमें भी जो ये डिफ्यूजन है जो लॉज इस पे लागू होते हैं वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे आपको मालूम है जो प्लांट्स इनटेक करते हैं वाटर एंड मिनरल थ्रू रूट्स, यानी रूट्स के ज़रिए जो प्लांट्स हैं मैं यहाँ बनाऊँगा थोड़ा, हम एक प्लांट बनाते हैं। यहाँ प्लांट की मिसाल लेते हैं, ये आप समझो ये रूट्स हैं अंडर द सॉयल, ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट को वाटर एंड मिनरल, ये वाटर एंड मिनरल कहाँ होते हैं, सॉयल के अंदर। ये आप समझो ये सॉयल है, जो आउटसाइड द पार्ट ऑफ द प्लांट है वहाँ वाटर एंड मिनरल की कंसंट्रेशन, वहाँ तो बहुत कम कंसंट्रेशन है वाटर एंड मिनरल की, लेकिन जो रूट्स ज़मीन के अंदर है वहाँ वाटर एंड मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो वाटर है यही वाटर फिर फ्राम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यहाँ जो रूट्स है यहाँ से ये जो अंडर द सॉइल है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ वाटर मिनरल की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो वाटर है ये जाएगा फ्राम हाई कंसंट्रेशन टू, यहाँ लिखेंगे ये जाएगा फ्राम हाई कंसंट्रेशन टू टूवर्ड्स कहाँ जाएगा, ये लो कंसंट्रेशन। क्योंकि जो लीव्स है जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो रूट्स है वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ हाई। सो हम ये कहेंगे कि इसी वजह से अंडर द सन जब सनलाइट पड़ती है और जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये फ्राम हाई से लो की तरफ आता है। लेकिन इस दरमियान जो सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स होते हैं इनमें ये क्या होता है कि इनमें एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने अभी कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में से ये वाटर फ्राम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ ऑस्मोसिस यहाँ कौन सी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तो आपको समझ आया होगा, यहाँ ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस अब सिंपल टर्म्स में आप ये समझोगे ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, हम ये कहेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू किस तरह, थ्रू सच ए सेमी परमिएबल
membrane, semi-permeable membrane, through such a semi-permeable membrane is, उसी को हम कहते हैं, is called osmosis। यानी ऑस्मोसिस, जो हम वाटर, जो प्लांट्स वाटर लेते हैं थ्रू रूट्स के ज़रिए, ये किस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, ये तो आपको समझ आया होगा ऑस्मोसिस। प्यारे बच्चों, अब जो सोल्यूशन, जो ये मतलब इसमें जो वाटर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्यूट्स भी होते हैं, या जो सोल्यूशन होता है हमारा वाटर में, जिसको हम जो सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के हमें एक्चुअली 3 फार्म्स हैं। किस तरह ये क्योंकि वाटर में सोल्यूट्स भी होते हैं, अब किस तरह ये किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, या अब उसके लिए हमें जो सोल्यूशन होता है, या आप उसके लिए मैं आपको जो 3 टर्म्स है वो आपको समझने हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन किस तरह जो जिस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स की ज़्यादा होगी, जिसमें कम होगी, जिसमें बराबर हो, किस तरह ये परमिट करता है और किस तरह परमिट नहीं करता है। ये जो सोल्यूशन हमारा, जो उस सोल्यूशन की आप समझो, सोल्यूशन हमें 3 किस्म का सोल्यूशन होता है हमारे पास। नंबर 1, एक सोल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दूसरा जो होता है वो हाइपो होता है, हाइपोटोनिक, और तीसरा जो है वो है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, we have 3 types of solutions. Number 1 is hypertonic, hypotonic and isotonic solution। ये 3 किस्म के सोल्यूशन हमारे पास होते हैं। ठीक, हाइपरटोनिक किसे कहते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, प्यारे बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में यहाँ लिखूंगा मैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ज़्यादा क्या होते हैं, इसमें हाइपर मीन्स को मोर, हाइपर मीन्स का मतलब हुआ क्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, इसमें सोल्यूट ज़्यादा होंगे, मोर सोल्यूट्स। इसमें जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी आउटसाइड द सेल, इस तरह भी हम लिखेंगे, हाई कंसंट्रेशन क्या होगी इसमें हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। इसमें क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स आउटसाइड द सेल, सेल के जो आउटसाइड द सेल है उसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी हायर कंसंट्रेशन, इसमें उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एंड इनसाइड द सेल क्या होगा, इनसाइड द सेल जो होता है वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन इज़ हाई। ओके, अगर ये जो सोल्यूशन है, जब हमें जो सोल्यूट्स है, सोल्यूट्स किसे कहते हैं, सोल्यूट्स कहते हैं जो पानी में हल होते हो, यानी जैसे हमारे पास शुगर, वो भी सोल्यूट है, जैसे हमारे पास साल्ट है, वो भी सोल्यूट है, और इसको वाटर को हम कहते हैं सॉल्वेंट, जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं, यानी क्योंकि इसमें जो बाकी सोल्यूट्स है वो डिज़ोल्व होते हैं। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होंगे, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स होगी आउटसाइड द सेल, अगर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन हाई होगी, एंड इनसाइड द सेल जो वाटर की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी, जब इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन हाई है और आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हाई, तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, उस वक्त जो सेल है वो श्रिंक होते हैं, श्रिंक। इसी तरह हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की जब हम बात करेंगे, हाइपो का मीनस हुआ, हाइपो मीनस इसमें अंडर होता है या बनीथ, हाइपो का मतलब है अंडर, या आप समझो बनीथ, नीचे,
अंडर या beneath। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इज ग्रेटर इनसाइड, यानी इसमें ग्रेटर कंसंट्रेशन होगी, ग्रेटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा होगी। ठीक, अब उल्टा ही है ये, ग्रेटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, अगर इनसाइड ग्रेटर कंसंट्रेशन होगी देन आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में कम, देन आउटसाइड वो हम ये लेंगे ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इज हाई देन आउटसाइड ऑफ इट। इसका मतलब क्या होगा, वाटर जो है वो मूव करेगा इन एंड सेल से वेल। इसमें वाटर क्या करेगा, इसमें वाटर मूव करेगा, वाटर जो है वो मूव करेगा, वाटर मूव इन एंड सेल सेवेलस। ये आप इस तरह भी किया, ये एक्सपेरिमेंट ये तो आपने घर में भी बहुत सारी बार किया होगा। जैसे जो हमारे पास बीज होता है, ये जो मटर होते हैं, चने कहते हैं, अगर आप जो सीड्स है, जो चना आप लाओगे उसको पानी में डालोगे तो फिर सुबह आप देखोगे वो स्वेल होते हैं, यानी स्वेल किस तरह वो स्वेल, एक्चुअली वही क्या है कि जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, यानी जब इसमें जो वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है, उसमें सोल्यूट्स कम होते हैं, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर वाटर क्या करेगा, वाटर मूव करेगा इन एंड सेल सेवेयर हो जाएगी। ओके, अब तीसरा जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, इसमें इक्वल होता है, हाई आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन आप समझो, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं इक्वल, इसमें इक्वल होता है, इक्वल सोल्यूट्स, इसमें क्या होता है, इक्वल सोल्यूट, इसमें इक्वल सोल्यूट होगा, इसमें इक्वल वाटर होगा, यानी वाटर एंड जो सोल्यूट्स है उनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, नॉर्मल रहेगी। इसमें क्या होगा, सेल वॉल्यूम, जो सेल का वॉल्यूम होता है, इन दोनों में हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक में सेल का वॉल्यूम चेंज होता है, कोई श्रिंक होता है, कोई स्वेल होता है, लेकिन आइसोटोनिक सोल्यूशन में इसमें क्या होता है, सेल का वॉल्यूम जो होता है, जो सेल का वॉल्यूम होता है, सेल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, सेल वॉल्यूम नॉट चेंजेस, सेल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अब जो हमने ये जो दो प्रोसेस पढ़े, एक डिफ्यूजन एंड मियोसिस, ये दोनों जो स्पेशल जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस वो भी एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है वो एलो करता है मटेरियल्स को या सब्सटेंस को इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। प्यारे बच्चों, जो डिफ्यूजन है इसमें मैंने आपको कहा कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होता है एंड वाटर होता है इन द लाइफ ऑफ ए सेल। इसी तरह जो सेल है इसको न्यूट्रिशन चाहिए, यानी इसको जो इसका फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इसको न्यूट्रिशन चाहिए। इसी तरह डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है इन या आउटसाइड ऑफ द सेल, मॉलिक्यूल्स जो हम या जो सब्सटेंस या जो मटेरियल हम कहते हैं जो सेल के अंदर जाएंगे या जो सेल से बाहर निकलेंगे, उसके लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट जो है ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो इन एंड आउट, इन मटेरियल को इन या आउट करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो जो उसको कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या नाम है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी जो है ये सेल को प्रोवाइड करता है एनर्जी। फिर इन एंड आउट जो मतलब जो सब्सटेंस या जो जिसको आउट करना होता है उसमें ये एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है ताकि वो उसको उस सब्सटेंस को आउट करे फ्रॉम द सेल। प्यारे बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इन नटशेल में ये कहेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब ये कहेंगे नटशेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
इट इज़ ए फ्लेक्सिबल, ये एक इज़ ए फ्लेक्सिबल, इज़ ए फ्लेक्सिबल, ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। और ये किसका बना है? इज़ ए फ्लेक्सिबल। और दूसरा पॉइंट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना है इज़ मेड अप ऑफ, ये बना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ये किसका बना है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक ये फ्लेक्सिबल है, यानी ये अलो करता है सम मटेरियल या सम सब्सटेंस को इनसाइड द एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना है। किस किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना है? ओके, नंबर 1 ये लिपिड्स का बना है, लिपिड्स का बना है एंड प्रोटीन्स का बना है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का ये बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।